लास्ट ओवरहेड्स में जो अपन ने रिवाइज किया था उसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अपने लिया था। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है, अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में अपन लोग सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स हैं उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में और जिस पैटर्न में सर्विस डिपार्टमेंट क्या करता है, सर्विस देता है। प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है कि आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एस्टिमेटेड ओवरहेड्स पता चल जाते हैं कि कितने ओवरहेड्स होंगे। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपको एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो बजटेड ओवरहेड्स आपको पता चलता है वो कितना है, 1 लाख है। इस 1 लाख के अंदर तीन चीज़ें, अलोकेटेड ओवरहेड्स हैं, अपोर्शनमेंट किए हुए ओवरहेड है, और सर्विस डिपार्टमेंट के जो री अपोर्शनमेंट ओवरहेड्स हैं वो है। तो अपने को ये 1 लाख का जो ओवरहेड हुआ है ना, इसको यहाँ से बनने वाली जो यूनिट्स है उन पे क्या करना है, चार्ज करके कस्टमर से रिकवर करना है। तो ये जो 1 लाख है ना, ये आपके लिए क्या है, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स है। अब इनको किसी न किसी बेस पे अपने को प्रोडक्ट पे क्या करना है, चार्ज करना है। तो अपने पास ओवरहेड्स को चार्ज करने के लिए अगर अपन बात करें तो 6 मेथड अपने पास रहते हैं, 6 बेसिस आप बोल सकते हो। उसमें जैसे पहला आपका यूनिट बेस हो गया। आप मशीन आर के बेस पे जा सकते हो, लेबर आर के बेस पे जा सकते हो, या लेबर कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट के बेस पे आप ओवरहेड्स को रिकवर कर सकते हो। तो टोटल मिला के अगर अपन बात करें तो ये अपने पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने बेसिस है, सिक्स, छः बेसिस है जिसके बेस पे आप अपने ओवरहेड्स को क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। तो बेसिकली अगर ओवरहेड्स को रिकवर करने का हम्म तो अपन क्या बात कर रहे थे, अपन लोग कह रहे थे कि मान लो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड किसी डिपार्टमेंट का प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसका ओवरहेड कितना, 1 लाख है। आपको क्या करना है, किसी न किसी बेस पे इस ओवरहेड को इस डिपार्टमेंट से बनने वाले प्रोडक्ट्स पे क्या करना है, चार्ज करना है। तो अपने पास जो बेसिस अवेलेबल है, अपने पास जो बेस अवेलेबल है उसमें क्या, जैसे अपने पास यूनिट मेथड है, आप मशीन आर को बेस ले सकते हो, लेबर आर्स को बेस ले सकते हो, मटेरियल कॉस्ट को अपन बेस ले सकते हैं, लेबर कॉस्ट को बेस ले सकते हो, या प्राइम कॉस्ट को बेस ले सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि वो जो डिपार्टमेंट है उसमें जो यूनिट्स बन रही है वो किस पैटर्न से बनती है। तो अपन लोग इनमें से कोई भी मेथड फॉलो करें, आपका जो रिकवरी रेट निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला अपन यूज करते हैं वो अपन लेते हैं बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो रिकवरी रेट निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये रहता है, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब बजटेड यूनिट्स या बजटेड मशीन आवर्स या बजटेड लेबर आवर या बजटेड मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। तो जो ओवरहेड्स हैं वो भी बजटेड रहते हैं और उसका जो एक्टिविटी लेवल है वो भी आपके लिए क्या है, बजटेड। एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो अपन स्टैंडर्ड में इन सब में काम में लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि रिकवरी रेट जब निकालते हैं तो बेसिक फॉर्मूला अपना रहता है बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो इनिशियली आपको ओवरहेड एस्टिमेट करना पड़ता है और साथ में उस डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटी लेवल है उसको भी अपने को क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है। उसके बेस पे हम लोग रिकवरी रेट निकालते हैं। तो आप यूनिट मेथड तब फॉलो कर सकते हो जब उस डिपार्टमेंट से बनने वाली सारी यूनिट्स एक जैसी हो, उस डिपार्टमेंट से बनने वाला हर एक प्रोडक्ट क्या हो, यूनिफॉर्म हो इन ऑल रेस्पेक्ट। मतलब सेम मटेरियल, सेम लेबर, सेम मशीन आर, तो हम लोग यूनिट मेथड ले सकते हैं। और अगर आप यूनिट मेथड पे जाओगे तो आपको बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। तो अगर आप यूनिट मेथड से जाओगे तो
तो आपको बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। तो इससे सीधा क्या होता है, रिकवरी रेट पर यूनिट आ जाता है। अब क्या करते हैं, इस रिकवरी रेट को लेके वहां से बनने वाले प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं। तो ये रिकवरी रेट सीधी क्या है, पर यूनिट है। तो ओवरहेड टू बी चार्ज ऑन ए जॉब या ऑन ए यूनिट अगर बात करें तो क्या होगा उस केस में, जो पर यूनिट रिकवरी रेट आ रही है उतनी ओवरहेड चार्ज होगा। अब एट द लास्ट अगर आपको कोई ये पूछे कि अगर आप यूनिट के बेसिस पे ओवरहेड चार्ज कर रहे हो, अगर आप यूनिट बेसिस पे ओवरहेड चार्ज कर रहे हो तो एट द लास्ट कितना ओवरहेड रिकवर होगा, तो उतना ही ओवरहेड रिकवर होगा जितनी क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट बनेगा। तो मैंने ये हमेशा बोला कि रिकवरी रेट का कैलकुलेशन जो है ना, वो बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी पर बेस्ड है, पर एक्चुअल में रिकवर कितना होगा वो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करता है। सुना क्या? तो अगर यूनिट बेस आप ओवरहेड चार्ज कर रहे हो और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर अपने को ये निकालना है कि टोटल कितना रिकवर हुआ, तो आपको एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट करना पड़ेगा। समझ में आया? उसके बाद क्या रहता है, मशीन आर रेट मेथड। ये मेथड आप तब फॉलो कर सकते हैं जब पहली बात आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो मशीन ओरिएंटेड हो, मतलब वहाँ पे मशीन आवर्स ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू लेबर आवर्स। जैसे होता है ना, ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट है जहाँ लेबर से ज़्यादा क्या होता है, मशीनें काम करती हैं। तो मशीन आर रेट मेथड अपन तब फॉलो कर सकते हैं जब अपना डिपार्टमेंट क्या है, मशीन ओरिएंटेड हो, और हर जॉब को वहाँ पे बनाने में अलग अलग मशीन आवर्स लगते हैं। जैसे कोई 2 घंटे में कंप्लीट हो रहा है काम, किसी को 10 घंटे लग रहे हैं, किसी को 20 घंटे लग रहे हैं। तो फंडा सीधा सा है, जिस जॉब को जितना टाइम लगेगा आप उस हिसाब से उस पर ओवरहेड क्या करो, चार्ज करो। तो अगर आप रिकवरी जो करते हो ओवरहेड्स की, वो मशीन आर रेट के बेस पे करते हो, तो बेसिक फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, रिकवरी रेट पर आर इक्वल्स टू क्या रहता है, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड मशीन आर। तो ये जो बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स करोगे ना, तो इससे क्या पता चल रहा है, पता है उस डिपार्टमेंट का आर्ली एक्सपेंस कितना हो रहा है वो पता चल रहा है। अब अपने को यहाँ पे बोला जाए कि ओवरहेड टू बी चार्ज होने जॉब, एक जॉब पे कितना ओवरहेड चार्ज करना है, तो क्या करोगे, आपको रिकवरी रेट को क्या करना पड़ेगा, रिकवरी रेट को उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितने मशीन आवर लगते हैं। तो अपन लोग उस केस में क्या बोलते हैं, मशीन आर टू बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जॉब इनटू क्या करना पड़ेगा, रिकवरी रेट पर आर करना पड़ेगा। और ईयर एंड पे अगर यहाँ जीवन नहीं है ना, कि अपन यहाँ यूं बैठे, इन्वॉल्वमेंट रखो, सोचो कि आगे क्या बोलने वाला हूँ या आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि आप ओवरहेड्स को क्या कर रहे हो, मशीन आर के बेस पे आप चार्ज कर रहे हो, और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर अपने को ये निकालना पड़ेगा कि कितना ओवरहेड रिकवर हुआ, तो क्या करोगे, हाँ एक्चुअल मशीन आवर जितना वर्क हुआ है उसको रिकवरी रेट पर आवर से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने ओवरहेड्स रिकवर हुए। अगर आपका डिपार्टमेंट क्या है, लेबर ओरिएंटेड है, अगर आपका डिपार्टमेंट लेबर ओरिएंटेड है तो आप लेबर आर रेट मेथड फॉलो कर सकते हो। वो दो सिचुएशन में बेसिकली ये काम आता है। आपका डिपार्टमेंट एक तो क्या है, लेबर ओरिएंटेड है, और हर जॉब को वहाँ बनने में अनइक्वल लेबर आवर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप रिकवरी रेट पर लेबर आवर निकालोगे, तो बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स, वो वो आपको बता देगा कि उस डिपार्टमेंट में पर लेबर आवर कितना एक्सपेंस हो रहा है। और फिर अगर अपन बात करें ओवरहेड टू बी चार्ज होने जॉब, एक जॉब पे कितना ओवरहेड चार्ज करना है, तो लेबर आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जॉब इनटू रिकवरी रेट पर लेबर आर। समझ में आया? और अगर अपने को इस मेथड से ओवरहेड चार्ज करने के बाद ये पूछा जाए कि टोटल कितना ओवरहेड रिकवर होगा, तो एक्चुअल लेबर आवर्स वर्कड इनटू रिकवरी रेट पर लेबर आवर करना पड़ेगा। समझ में आया? उसके अलावा अपने पास क्या होता है, अपने पास बेस होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट के बेस पे भी ओवरहेड को रिकवर कर सकते हैं। किसके बेस पे? तो अगर आप लेबर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेस पे ओवरहेड्स को रिकवर कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ओवरहेड को लेबर कॉस्ट से रिलेट कर रहे हैं। अगर मान लो जिस पीरियड का बजटेड ओवरहेड 1 लाख है, जिस पीरियड का बजटेड ओवरहेड 1 लाख है, उसी पीरियड का बजटेड लेबर आवर्स 5 लाख है। तो वहाँ जितना भी हम लोग काम करेंगे, जितनी यूनिट्स बनाएंगे, जितना जॉब हम लोग करेंगे, उसमें टोटल लेबर कॉस्ट कितनी है, 5 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि उस डिपार्टमेंट में 1 लाख का ओवरहेड होगा, और उसके अगेंस्ट में अगर अपन बात करें तो लेबर कॉस्ट कितनी है,
5 लाख की, दैट मीन्स वहाँ जो ओवरहेड्स हो रहे हैं, वहाँ जो ओवरहेड्स हो रहे हैं वो लेबर कॉस्ट का 20% है। 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख 20% है। तो जिस जॉब या जिस प्रोडक्ट की जितनी लेबर कॉस्ट है, आप उसका 20% उसमें क्या करो, ओवरहेड चार्ज करो। तो अगर इंडस्ट्री का प्रैक्टिस ये है कि हम लोग ओवरहेड्स को लेबर कॉस्ट से रिलेट करके फिर हम लोग ओवरहेड क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, लेबर कॉस्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकली तब करते हैं जब हर जॉब को बनाने के लिए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई काम स्किल वर्कर कर रहा है, कोई अनस्किल वर्कर कर रहा है, कोई सेमी स्किल कर रहा है, तो सारे प्रोडक्ट का जो लेबर कॉस्ट है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जिस जॉब का लेबर कॉस्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ओवरहेड्स भी उस पर क्या होगा, ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला वही लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं हम लोग इस केस में, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय क्या होता है, बजटेड लेबर कॉस्ट। बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेबर कॉस्ट। तो आपको इंटू 100 करते हैं तो वो परसेंटेज में आ जाता है। अब जैसे मान लो 20% ऑफ लेबर कॉस्ट आ रहा है, तो ओवरहेड टू बी चार्ज होने जॉब क्या करोगे, लेबर कॉस्ट ऑफ जॉब इंटू रिकवरी रेट। और एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल कितना रिकवर होगा, तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट इंटू रिकवरी रेट। समझ में आया? वही अगर अपन मटेरियल कॉस्ट को बेस ले लें, अगर आपके हर जॉब में मटेरियल क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको वुड का एक एग्जांपल दिया था, फर्नीचर बनाते हैं, तो किसी फर्नीचर में सागवान की लकड़ी यूज़ हो रही है, किसी फर्नीचर में क्या होता है, देशी लकड़ी यूज़ होती है। तो जहाँ पे सागवान की लकड़ी यूज़ हो रही है वहाँ ओवरहेड क्या करोगे, ज़्यादा चार्ज करोगे। आप चाहो तो ओवरहेड्स को मटेरियल कॉस्ट से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अगर आप ओवरहेड को मटेरियल कॉस्ट से रिलेट करोगे तो आपका रिकवरी रेट का बेसिक फॉर्मूला ये आता है, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड मटेरियल कॉस्ट इनटू 100। मान लो आपका ये रिकवरी रेट 40% आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है वो उस डिपार्टमेंट में जो मटेरियल लगेगा उसका 40% है। तो जिस जॉब पे जितना मटेरियल लगेगा उसका 40% आप ओवरहेड चार्ज कर सकते हो। तो ओवरहेड टू बी चार्ज होने जॉब अगर कैलकुलेट करें तो मटेरियल कॉस्ट से जॉब इंटू रिकवरी रेट कर सकते हैं। और एट द एंड टोटल कितना ओवरहेड रिकवर होगा, किसमें चाहिए टोटल कितना ओवरहेड रिकवर होगा, अंडर ओवर रिकवरी निकालने के लिए रिकवर ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड करना पड़ता है। तो एक्चुअल कितना ओवरहेड रिकवर होगा, तो उसके लिए क्या करोगे, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट जितनी भी लगी है इनटू रिकवरी रेट कर। समझ में आया? और प्राइम कॉस्ट को बेस लेते हो, अगर मटेरियल और लेबर दोनों को मिला के अगर अपन प्राइम कॉस्ट को बेस लें तो बेसिक फॉर्मूला वही हो जाएगा, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड प्राइम कॉस्ट इनटू 100। और उस केस में जॉब पे कितना चार्ज करोगे, तो उस जॉब की प्राइम कॉस्ट पे रिकवरी रेट लगाना। और एक्चुअल कितना रिकवर होगा, तो एक्चुअल प्राइम कॉस्ट पे रिकवरी रेट लगाना। तो बेसिक फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो हमेशा ध्यान रखो रिकवरी रेट स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड निकलती है। जो रिकवरी रेट होती है ना वो स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड निकलती है, इसलिए वहां पे इंफॉर्मेशन सारी एस्टिमेटेड होती है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या बनता है, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। और एक्चुअल में कितना रिकवर होगा वो डिपेंड करता है एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। लास्ट में जाके जब पता चलता है कि हाँ भाई एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी है, तो उससे पता चलता है कि ओवरहेड कितना रिकवर होगा। समझ में आया? फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी इज यूज, whereas for calculation of total recover overhead एक्चुअल एक्टिविटी लेवल इज एक्चुअल एक्टिविटी लेवल यूज करते हैं। समझ में आया? कब निकालते हैं रिकवरी रेट, कब निकालते हैं, स्टार्टिंग में, तो तुम्हारा एस्टिमेटेड ही काम आता है। और एक्चुअल में कितना रिकवर्ड हुआ है, टोटल कितना रिकवर्ड हुआ है, वो पीरियड के एंड में निकलता है। तो वहां पे क्या होता है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल काम आता है। समझ में आया? फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है कौन सा, ब्लैंकेट रिकवरी रेट। तो अगर आपके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1 P2 और P3, P1 P2 P3, एक तो होता है मल्टीपल रिकवरी रेट्स। मल्टीपल रिकवरी रेट मतलब आप हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए रिकवरी रेट क्या करो, अलग अलग निकाल लो। समझ में आया? उस केस में हो सकता है कि इसका रिकवरी रेट मशीन आवर बेस्ड हो, इसका रिकवरी रेट लेबर आवर बेस्ड हो, इसका यूनिट बेस्ड हो। समझ रहे हो क्या?
एक तो होता है मल्टीपल रिकवरी रेट्स, मतलब जितने डिपार्टमेंट है उनकी सबकी अलग अलग रिकवरी रेट। हो सकता है कि तीनों के लिए मेथड सेम हो सकता है तीनों के लिए मेथड क्या हो, अलग हो। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ये सेम एक्टिविटी, मतलब इनका जो बेसिक एक्टिविटी वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे ये तीनों मशीन ओरिएंटेड है, तीनों क्या है, मशीन ओरिएंटेड है, तो तीनों की रिकवरी रेट का जो बेस है वो क्या है, मशीन आवर्स है। बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स करोगे, फिर क्या होता है कि इनका रिकवरी रेट कभी कभी ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम आता है। तो आप चाहो तो तीन रिकवरी रेट निकालने के बजाय एक रिकवरी रेट निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं ब्लैंकेट रिकवरी रेट। क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट रिकवरी रेट, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को एक ही ब्लैंकेट अगर डाल दें और हेलीकॉप्टर व्यू लें तो वो क्या होगा, एक ही दिखेगा। तो ब्लैंकेट रिकवरी रेट कौन से मेथड से निकालते हैं, ब्लैंकेट रिकवरी रेट कौन से मेथड से निकालते हैं, वो छह में से कोई भी मेथड हो सकता है। वो यूनिट हो सकता है, मशीन आवर हो सकता है, लेबर आवर्स हो सकता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, कुछ भी हो सकता है। तो ब्लैंकेट रिकवरी रेट कब फॉलो होता है, ब्लैंकेट रिकवरी रेट फॉलो होता है कब, ब्लैंकेट रिकवरी रेट फॉलो होता है जब इनका जो बेसिक एक्टिविटी वो क्या हो, सेम हो, और इनकी जो रिकवरी रेट है वो ऑन एन एवरेज क्या होती है, सबकी सेम आती है। तो फिर वहाँ ब्लैंकेट रिकवरी रेट फॉलो करते हैं। और जब ब्लैंकेट रिकवरी रेट फॉलो करते हो तो बेसिक फॉर्मूला जो हो जाता है रिकवरी रेट का, टोटल बजटेड ओवरहेड ऑफ ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिवाइड बाय टोटल बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब जैसे अगर आप लेबर कॉस्ट मेथड फॉलो करते हो, कौन सा, लेबर कॉस्ट, तो आप ऐसा कर सकते हो, टोटल ओवरहेड्स ऑफ ऑल द थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिवाइड बाय टोटल लेबर कॉस्ट ऑफ ऑल द थ्री डिपार्टमेंट। वो आपको क्या करेगी, ब्लैंकेट रिकवरी रेट देगी। तो एक्चुअल में ब्लैंकेट रिकवरी रेट है क्या, इन सब का एवरेज। ब्लैंकेट रिकवरी रेट जो है वो इन तीनों डिपार्टमेंट्स का क्या एवरेज है, वो वेटेड एवरेज सॉर्ट ऑफ हो गया। तो ब्लैंकेट रिकवरी रेट कब फॉलो कर सकते हो, ब्लैंकेट रिकवरी रेट हम लोग तब फॉलो कर सकते हैं जब क्या होता है, सारे डिपार्टमेंट का एक्टिविटी लेवल क्या हो, सेम हो, और उनकी जो सेपरेट रिकवरी रेट है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम आती है। तो फिर आप वहाँ ब्लैंकेट रिकवरी रेट फॉलो कर सकते हो। तो ब्लैंकेट रिकवरी रेट अगर फॉलो करोगे तो आप बेसिक फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हो, टोटल बजटेड ओवरहेड ऑफ ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिवाइड बाय टोटल बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या तो टोटल यूनिट या टोटल लेबर कॉस्ट या टोटल मटेरियल कॉस्ट या टोटल लेबर आर या टोटल मशीन आर, ऐसा करके। समझ में आया क्या, बोलो। कैसे पता चलता है किसी क्वेश्चन में कि ब्लैंकेट रिकवरी रेट फॉलो हुई है, हाँ, आपके पास तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और आपको कॉस्ट शीट में ओवरहेड एक ही बार चार्ज किया हुआ है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बन के निकलता है ना। जैसे आपको बोलते हैं कि एक जॉब है, कौन सा, एक्स, ये P1 P2 और P3 तीनों डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। P1 P2 P3 तीनों बनता है। यहाँ पे इसको 2 आवर्स लगते हैं, यहाँ 3 आवर्स लगते हैं, यहाँ 4 आवर लगते हैं। तो अगर आप इसकी कॉस्ट शीट देखोगे तो इसकी मटेरियल लेबर के साथ साथ ओवरहेड क्या होना चाहिए, P1 P2 और P3 तीनों का चार्ज होना चाहिए। अगर तीनों का ओवरहेड चार्ज हो रहा है इसका मतलब हम लोग मल्टीपल रिकवरी रेट फॉलो कर रहे हैं, सेपरेट। हाँ, और इस केस में अगर अगर यहाँ पे ओवरहेड क्या होता है, एक ही सिंगल आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लैंकेट रिकवरी रेट फॉलो कर, क्या किया होगा फिर उस केस में, जो भी तुम्हारी रिकवरी रेट आ रही होगी उसको 2 + 3 + 4, मतलब टोटल 9 आवर्स से क्या किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा। किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मल्टीपल रिकवरी रेट्स है या ब्लैंकेट रिकवरी रेट है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट को देख के पता चल जाता है। तीन डिपार्टमेंट है, तीन ओवरहेड चार्ज किए, तीन डिपार्टमेंट है, तीन ओवरहेड चार्ज किए, इसका मतलब मल्टीपल रिकवरी रेट है। तीन डिपार्टमेंट है,
ओवरहेड एक ही दिख रहा है कॉस्ट शीट में, इसका मतलब ब्लैंकेट रेट है। उसके इसमें ऐसा बोल सकते हैं, प्रिपेयर रिवाइज कॉस्ट शीट। रिवाइज कॉस्ट शीट में क्या करना पड़ेगा, तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग रिकवरी रेट निकाल के फिर आपको प्रोडक्ट पे चार्ज करना पड़ेगा। बोलो यार। जैसे ये एग्जांपल अगर अपन लें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2 P3 ओवरहेड्स बजटेड दिए हुए हैं और लेबर आवर्स दिए हुए हैं। ठीक है, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्स, P1 P2 P3 में 2 घंटे, 5 घंटे और 13 घंटे। अब अगर अपन ब्लैंकेट रेट फॉलो करें तो अपन क्या करेंगे, टोटल ओवरहेड दिख रहे हैं क्या तुमको? हाँ, टोटल ओवरहेड कितना है बताओ, 3.5 लाख डिवाइड बाय टोटल आर्ट्स कितने, 8,000। रिकवरी रेट कितनी आ रही है, 43.75। अब ये एवरेज है 43.7। अब टोटल कितने आवर्स लग रहे हैं, 2 और 5 7 और 13 कितने, 20 घंटे। तो आप इसकी अगर कॉस्ट शीट बनाओगे तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सुन रहे हो क्या, ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ओवरहेड नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी तुमको क्वेश्चन में दिया। अब ओवरहेड चार्ज करोगे तो क्या करोगे, 43.75। क्या ये 43.75, ये एवरेज रिकवरी रेट पर आवर हो गया सबके लिए, इनटू टोटल आवर्स कितने लग रहे हैं, 20। ये आपको उस प्रोडक्ट की क्या मिल जाएगी, कॉस्ट मिल जाएगी। और वहीं अगर अपन मल्टीपल रिकवरी रेट फॉलो करें तो क्या होगा, इन तीनों की रिकवरी रेट क्या होगी, अलग अलग निकलेगी। वही आपका बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स करके तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये क्या है, 10 रुपये। ये ये P1 का खर्चा पर लेबर आ रहे हैं, ये P2 का और ये P3 का है। देखो अलग अलग क्या हो रहा है, 10, 50 और 200। और वहीं वो एवरेज होके कितना हो रहा था, 43 पॉइंट समथिंग कुछ हो रहा था। तो 43 पॉइंट समथिंग जो आ रहा है वो क्या, वो एवरेज है, वेटेड एवरेज है। अब इस केस में जहाँ इतना वेरिएशन हो रिकवरी रेट्स में, यहाँ पे 10, 50, 200, अगर आप 43 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा था, कितना आ रहा था, 43.75 यूज करोगे तो क्या होने वाला है पता है, P1 में ओवरहेड हमेशा ज्यादा चार्ज होगा, जबकि P2 और P3 में ओवरहेड हमेशा क्या होगा, कम चार्ज, मतलब वहाँ अंडर एब्जॉर्प्शन ही रहेगा हमेशा। तो अगर रिकवरी रेट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो फिर मल्टीपल रिकवरी रेट्स सिस्टम फॉलो करना चाहिए। और अगर आपका सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रिकवरी रेट ऑलमोस्ट क्या हो, सेम हो, तो फिर आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, ब्लैंकेट रिकवरी रेट फॉलो कर सकते हो। समझ में आया? बोलो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, रिकवरी रेट निकालने का बेसिक फॉर्मूला आ गया, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। एंड एक्टिविटी कैन बी यूनिट, लेबर आर, मशीन आर, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। बेसिक तो फॉर्मूला वही है। फिर वो रिकवरी रेट के बेस पे आप किस जॉब पे कितना ओवरहेड चार्ज करना है वो निकाल सकते हो। एट द लास्ट आपको कितना ओवरहेड रिकवर होगा वो पता चल जाएगा। समझ गए? तो जितना भी अभी तक अपन ने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्टिंग में आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड एस्टिमेट कर रहे हो, उसके लिए अलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट हो गया। फिर उसकी जो बजटेड एक्टिविटी लेवल है उसके बेस पे रिकवरी रेट निकाल रहे हो। फिर रिकवरी रेट के बेस पे आप थ्रू आउट द पीरियड ओवरहेड्स क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। अब अपन ओवरहेड चार्ज करते करते क्या होगा, ईयर एंड पे आ जाएंगे। अब ईयर एंड पे आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि टोटल रिकवर ओवरहेड्स कितने हैं और उसके अगेंस्ट में आपका टोटल एक्चुअल ओवरहेड कितना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ओवर रिकवरी है या अंडर रिकवरी। ये अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी एट द एंड ऑफ द पीरियड निकालते हैं। क्या बेसिक फॉर्मूला अपन लोग यूज करते हैं, अपन लोग हमेशा लिखते हैं रिकवर ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। रिकवर ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ओवर रिकवरी, और नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब अंडर रिकवरी। अब बात ये आती है कि इसका क्या किया जाए, जो ओवरहेड, थोड़ा फील करो, ओवरहेड अंडर रिकवर होने का मतलब क्या हुआ कि हमने खर्चा ज्यादा किया है और हमने प्रोडक्ट पे क्या किया, कम चार्ज किया। जैसे स्टार्टिंग में सोचा था 1 लाख
आपका ओवरहेड होगा 20,000 यूनिट बनेगी, आपने बोला 5 रुपए पर यूनिट रिकवरी रेट। लास्ट में जाके पता चला कि 18,000 यूनिट्स बनी है, 18,000 इंटू 5 के हिसाब से 90,000 ओवरहेड चार्ज किया। सुन रहे हो? और एक्चुअल में जो ओवरहेड है ना, एक्चुअल में जो ओवरहेड है वो आपका हुआ 1,08,000। कितना? सोचो, रिकवर्ड कितना हुआ? 90,000। और एक्चुअल में कितना हुआ? इसका मतलब 18,000 आपने कम चार्ज किया। 18,000 आपने प्रोडक्ट पे कम चार्ज किया। अब इसको कैसे भी समझा जा सकता है, ऐसे सोच सकते हैं कि स्टार्टिंग में अपन ने सोचा था कि पर यूनिट कितना होगा? 5। तो जैसे ही एक यूनिट बनती है, हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड अकाउंट से WIP अकाउंट में 5 रुपए चार्ज करके प्रोडक्ट पे चार्ज कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में कितना एडेड है? 5। लास्ट में जाके पता चलता है कि 1,08,000 का खर्चा हुआ है 18,000 यूनिट पे। तो ये पर यूनिट कितना आता है? 6। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। स्टार्टिंग में तो कोई ऑप्शन नहीं था ना, एस्टिमेटेड बेस पे देखा था तो पता लग रहा था कि हाँ शायद 5 रुपए पर यूनिट होगा, और हमने 5-5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से क्या किया? कॉस्ट चार्ज कर दिया। लास्ट में जाके पता चला कि एक्चुअल में खर्चा तो 1,08,000 हुआ है, और यूनिट कितनी बनी? 18,000। इसका मतलब पर यूनिट खर्चा 6 हुआ है। तो 5 आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो, और अपने को पता चल रहा है कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है? 6 रुपए पर यूनिट हुआ है। तो आप 1 रुपए और चार्ज कर दो, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री रेट। और कोई इलाज नहीं है किसी के पास। आप जब स्टार्टिंग में सोच रहे हो कि पर यूनिट खर्चा 10 होगा, आपने 10-10 रुपए चार्ज कर दिया, लास्ट में जाके पता चला कि यार ये तो पर यूनिट खर्चा 12 हुआ है। तो ऑप्शन किसी के पास कुछ नहीं, 2 रुपए और चार्ज कर दो, सप्लीमेंट्री रेट लगा दो, 2-2 रुपए और चार्ज कर दो। हम्म। तो जो यूनिट आप बेच चुके हो उस पे भी चार्ज होगा, जो यूनिट आप बेच चुके हो उस पे भी चार्ज होगा, जो यूनिट आपने बनाई और अभी तक नहीं बेची उस पे भी चार्ज करो, तो क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जो यूनिट आप बेच चुके हो उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा, और जो आपके पास अभी भी अनसोल्ड है उससे आपका फिनिश गुड्स का कॉस्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तुम खुद सोचो ना, इलाज क्या है? कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको मैंने एग्जांपल दिए थे कि ट्रिप के लिए अपन प्लान करते हैं, तो एस्टिमेटेड था कि 4,000 रुपये पर यूनिट खर्चा, 4,000 रुपये पर स्टूडेंट खर्चा आएगा। लास्ट में जाके पता चला तो 4,500 रुपये पर हेड हो गया। 500 और चार्ज कर दो, सप्लीमेंट्री रेट यही है, सीधा बात है। हाँ, नहीं समझ रहे? तो ईयर एंड पे जाके क्या किया जाता है, ईयर एंड पे जाके रिकवर ओवरहेड में से एक्चुअल ओवरहेड माइनस करते हैं, तो पता चलता है कि अंडर रिकवरी है या ओवर रिकवरी। अब इस अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट क्या होगा? वो डिपेंड करता है कि अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी हुई क्यों। हम्म। अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी का कॉस्टिंग में क्या ट्रीटमेंट होगा, वो डिपेंड करता है कि अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी हुई क्यों। ढंग से सुनना, ढंग से समझना। स्टार्टिंग में सोचा था बजटेड ओवरहेड 1,00,000 होगा और बजटेड आउटपुट 20,000 यूनिट होगा, तो रिकवरी रेट पर यूनिट 5 था। लास्ट में जाके क्या हुआ पता है? एक्चुअल आउटपुट भी 20,000 यूनिट हुआ, और अगर मैं कह दूं कि मेरा एक्चुअल ओवरहेड भी 1,00,000 हुआ, तो बताओ अंडर ओवर रिकवरी होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? 5 रुपए पर यूनिट रिकवरी रेट थी, 20,000 यूनिट आपने बनाई है, तो 1,00,000 आपने रिकवर किया और खर्चा भी 1,00,000 हुआ। तो अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी ना हो, वो एक ही कंडीशन में होता है, जब आपका बजटेड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड के बराबर हो, और जब आपका बजटेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट के बराबर हो। अगर ऐसा होगा तो अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी नहीं होती है। तो सोचने वाली बात यही है कि अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी तभी होती है जब आपने जो ओवरहेड सोचा था एक्चुअल में ओवरहेड उससे अलग हुआ, या जो आपका बजटेड एक्टिविटी लेवल था एक्चुअल एक्टिविटी लेवल में क्या है, डिफरेंस है। तो
क्या रीजन हो सकता है कि 1 लाख का खर्चा सोचा था 1,20,000 हो गया, सोचा था 20,000 यूनिट बनेगी, बनी कितनी 18,000। आपकी इसके अकॉर्डिंग रिकवरी रेट 5 रुपए पर यूनिट थी, 18,000 इंटू 5 के हिसाब से 90,000 रिकवर हुआ, और एक्चुअल कितना हो गया 1,20,000 हो गया, मतलब 30,000 की अंडर रिकवरी है। फील करो, फील, ये 30,000 की अंडर रिकवरी, इसका मतलब हमने प्रोडक्ट पे 30,000 कम चार्ज किया। अब ये 30,000 कम चार्ज किया तो मैं सबको प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एबनॉर्मल रीजंस की वजह से कुछ भी लॉसेस हुए तो वो हम लोग प्रोडक्ट पे कभी भी चार्ज नहीं कर सकते। तो क्या रीजन रहा कि 1 लाख का खर्चा 1,20,000 हो गया? तो उसका एक रीजन तो ये हो सकता है कि प्राइजेस बढ़ गई। ये हमने सोचा था 10% क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, तो पिछले साल के एक्सपेंस के कंपैरिजन में हमने एस्टिमेट करते समय 10-10% बढ़ा दिया, पर एक्चुअल में प्राइजेस उसके बियॉन्ड बढ़ गए, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो 1 लाख का खर्चा 1,20 क्यों हो गया? तो प्राइजेस बढ़ गई। तो कोई भी ऐसा रीजन जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, अनअवॉइडेबल है, नॉर्मल है। या ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख का खर्चा 1,20 कैसे हो गया, क्योंकि कुछ एबनॉर्मल एक्सपेंस हो गए, जैसे आपको पेनल्टी देनी पड़ी, स्ट्राइक हो गई, वर्कर को कंपनसेशन देना पड़ा, पिछले साल के कोई खर्चे रिकॉर्ड नहीं हुए थे वो इस साल आके क्या हुए, रिकॉर्ड हो गए, आपकी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई। सुन रहे हो क्या? उनकी वजह से आपका खर्चा क्या हुआ, बढ़ गया, तो ये सब क्या है, एबनॉर्मल है। पेनल्टी दिया, स्ट्राइक का आपने कंपनसेशन पे किया, पिछले साल का खर्चा कोई इस साल रिकॉर्ड हो गया, आपका इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गया, ये सब क्या है, एबनॉर्मल है। तो उनकी वजह से अगर ये खर्चा बढ़ा है तो इसको हम लोग प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकते। क्या रीजन हो सकता है कि 20,000 यूनिट की जगह क्या हुआ 18,000 यूनिट बनी? तो हो सकता है कि पावर कट हो गया, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, सुन रहे हो क्या? या वेटिंग फॉर जॉब है, या वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन है, तो वर्कर बैठा रह गया, प्रोडक्शन कम हुआ। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि वो ड्यू टू नॉर्मल रीजन है या एबनॉर्मल रीजन। एबनॉर्मल रीजन मतलब अवॉइडेबल इन नेचर, क्या है, अवॉइडेबल है, वो हमारी गलती की वजह से हुआ है। तो मशीन ब्रेकडाउन, बियॉन्ड दोज एक्सपेक्टेड, पावर कट, जो हमने पावर कट, समझ रहे हो क्या? इसी तरह से वेटिंग फॉर जॉब, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, आपका डिफेक्टिव प्लानिंग, इसकी वजह से कोई भी अंडर ओवर रिकवरी हुई है तो वो क्या है, एबनॉर्मल है। उसका एक ही तरीका है, उस अंडर ओवर रिकवरी को क्या करो, पीएनएल में डाल दो। और अगर अंडर ओवर रिकवरी नॉर्मल रीजंस की वजह से, नॉर्मल रीजन मतलब अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल मतलब वहाँ, जैसे इन प्राइजेस बढ़ गई, बेस्ट एग्जांपल, प्राइजेस बढ़ गई, सुन रहे हो क्या? तो ये अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से कोई अंडर ओवर रिकवरी हुई है, तो फिर उसके लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। पहला तो आप सप्लीमेंट्री रेट ले लो, दूसरा आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट पीरियड में, और या फिर आप पीएनएल में डाल दो अगर अमाउंट छोटा है तो पीएनएल में डाल दोगे तो पीएनएल में जाके बंद हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड करोगे तो नेक्स्ट ईयर के ओवरहेड्स में ऐड होके फिर नेक्स्ट ईयर पे बनने वाले प्रोडक्ट्स पे क्या होगा, चार्ज जाएगा। और बाय डिफॉल्ट हमेशा सप्लीमेंट्री रेट फॉलो कर। तो अगला मुद्दा ये आता है कि सप्लीमेंट्री रेट में क्या होता है। तो क्या होता है सप्लीमेंट्री रेट? सप्लीमेंट्री रेट मतलब एडिशनली और कितना चार्ज करना है, तो ना, तो जब आप सप्लीमेंट्री रेट पे जाते हो तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है। जैसे मैं अंडर रिकवरी का अगर एक्सप्लेनेशन दूं तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ता है अंडर रिकवरी ड्यू टू नॉर्मल रीजन, क्योंकि जो अंडर रिकवरी किसकी वजह से हुई है, एबनॉर्मल की वजह से, वो तो पीएनएल में जाती है। तो सप्लीमेंट्री रेट लगती है उस पर जो, तो सबसे पहले चाहिए अंडर रिकवरी ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो आप सबसे पहले क्या करो, अपना एक्चुअल ओवरहेड लिख लो, उसमें से जितने भी एबनॉर्मल ओवरहेड्स अमाउंट है, जैसे स्ट्राइक कंपनसेशन, पिछले साल का खर्चा इस साल रिकॉर्ड हो गया, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गया, पेनल्टी, स्ट्राइक का वेजेस, जितने भी एबनॉर्मल ओवरहेड्स है वो माइनस कर दो, तो ये आपके आ जाएंगे नॉर्मल एक्चुअल ओवरहेड। उसमें से आप अपना रिकवर ओवरहेड माइनस कर दो,
रिकवर ओवरहेड निकालने का तरीका वही है, आप एक्चुअल एक्टिविटी लेवल इनटू रिकवरी रेट करके रिकवर ओवरहेड निकाल दो, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी। इसमें से भी क्या होता है, हाँ, एबनॉर्मल रीजंस की वजह से कितना हुआ और नॉर्मल। क्वेश्चन बता देता है कि आपका 40% ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग है, तो 60% इसका मतलब नॉर्मल है। तो ये बेसिक फॉर्मेट हर क्वेश्चन में चलता है अपना। तो एक्चुअल ओवरहेड में से जो भी एबनॉर्मल ओवरहेड्स है वो हटा दो, तो ये आपका एक्चुअल नॉर्मल ओवरहेड आ जाएगा, मतलब इतना इतना खर्चा एक्चुअल में नॉर्मली हुआ है, उसमें से आप रिकवर्ड हटा दो। रिकवर निकालने का तरीका वही है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल में से रिकवरी रेट हटा दो, रिकवरी रेट मल्टीप्लाई करोगे तो रिकवर आ जाएगा। ये आपका अंडर अंडर रिकवरी आ रहा है। अब इसमें से जितना ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग है, एबनॉर्मल रीजन है, वो आप हटा दो, उसका एक्सटेंट क्वेश्चन में गिवन होता है, और जितना ड्यू टू नॉर्मल रीजन है वो ले। तो आपने ये जो निकाला ये क्या है पता है, अंडर रिकवरी ड्यू टू नॉर्मल रीजन। अब इसको आपको प्रोडक्ट पे क्या करना है, चार्ज करना है। तो स्टेप नंबर 2 में अपने को निकालना पड़ता है इक्विवेलेंट यूनिट्स, कि कितनी इक्विवेलेंट यूनिट्स में हम लोग चार्ज करें। पूरी कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट यूनिट आता ही तब है जब डब्ल्यू हो। अगर डब्ल्यू नहीं है तो इक्विवेलेंट यूनिट्स की जरूरत नहीं है। तो बेसिक फॉर्मेट अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रोडक्शन। तो उसमें क्या होता है, जैसे फिनिश गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स अनसोल्ड और डब्ल्यू। यहाँ पे अपन उनकी यूनिट्स जो क्वेश्चन में दी हुई होती है वो ले लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, तो फिनिश गुड्स सोल्ड और फिनिश गुड्स अनसोल्ड 100%, 100%। और डब्ल्यू 50%, या जो क्वेश्चन में गिवन हो, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट आ जाता है, ये इक्विवेलेंट यूनिट आता है, समझ गए। फिर उसके बाद अपन इसको यूज करके क्या निकालते हैं, सप्लीमेंट्री रेट। तो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है अंडर रिकवरी ड्यू टू नॉर्मल रीजन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। ये आपकी आती है सप्लीमेंट्री रेट। अब जो समझदार फील कर सकते हैं ना, ये सप्लीमेंट्री रेट है, मतलब इतना पर यूनिट अपने को और चार्ज करना है। तो फिर इस सप्लीमेंट्री रेट को यूज करके आप अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो या कॉस्ट ऑफ सेल बोलो, एक ही बात है। आप अपना कॉस्ट ऑफ सेल, फिनिश गुड्स स्टॉक और डब्ल्यू आई पी स्टॉक पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल से कितना कैसे एडजस्ट करना है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू सप्लीमेंट्री रेट, और फिनिश गुड्स स्टॉक इनटू सप्लीमेंट्री रेट, और डब्ल्यू में इक्वलेंट लेना, इक्वलेंट इनटू सप्लीमेंट्री रेट करना पड़ता है। तो इसकी बेसिक एंट्री ये हो जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, डब्ल्यू अकाउंट डेबिट, पी अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवर। लास्ट में जाके यही होता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड जाके क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि भाई टोटल कितना रिकवर हुआ और एक्चुअल कितना हुआ। अब अगर मान लो अंडर रिकवरी है तो आप एनालिसिस कर लो कि अंडर रिकवरी ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन है, ड्यू टू नॉर्मल रीजन है। तो जो एबनॉर्मल रीजन से वो पीएनएल में चला जाएगा, और जो नॉर्मल रीजन से उस पर बाय डिफॉल्ट अपन क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री रेट लगाते हैं। तो अगर आप सप्लीमेंट्री रेट फॉलो करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अंडर रिकवरी ड्यू टू नॉर्मल रीजन निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद में आपको इक्वलेंट यूनिट निकालना पड़ता है अगर डब्ल्यू है तो। फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री रेट निकालते हैं, उस रेट को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट अनसोल्ड और डब्ल्यू की इक्विवेलेंट यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ सेल, फिनिश गुड्स स्टॉक और डब्ल्यू स्टॉक में कितना वैल्यू एडजस्ट करना है। समझ में आया? और अगर मान लो ओवर रिकवरी हो गया तो उल्टा हो जाता है। ओवर रिकवरी मतलब आपने चार्ज ज्यादा कर दिया, तो आपको वापस कॉस्ट को क्या होता है, कम करना पड़ता है, तो फिर उसकी एंट्री उल्टी होती है, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल टू फिनिश गुड स्टॉक टू डब्ल्यू स्टॉक और टू पीएनएल, ऐसा ओवर रिकवरी के केस। और इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो अंडर रिकवरी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की हो, किसकी हो, तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है पता है, डब्ल्यू पे चार्ज होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डब्ल्यू पे चार्ज नहीं होता है। जिसको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आता हो ना, तो फैक्ट्री कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जिसको आता हो, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो आता है प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें
फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, ऐड होता है, फिर उसके बाद डब्ल्यूआईपी वैल्यूड होता है। तो इसका मतलब डब्ल्यूआईपी में फैक्ट्री ओवरहेड होता है। क्या वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड होता है? होता है। फिर डब्ल्यूआईपी के बाद अपन क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेते हैं। इसका मतलब जो वर्क इन प्रोग्रेस है, सोचो सोचो, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, वो फैक्ट्री के अंदर है, उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो चार्ज, जब ओरिजिनली उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज नहीं कर रहे हो तो मैं क्यों सप्लीमेंट्री रेट उस पर चार्ज करूंगा? तो जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की सप्लीमेंट्री रेट निकालते हो ना, किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की सप्लीमेंट्री रेट निकालते हो, तो उसका फॉर्मूला ये रहता है, अंडर रिकवरी ड्यू टू नॉर्मल रीजन डिवाइड बाय फिनिश्ड गुड्स सोल्ड प्लस फिनिश्ड गुड्स अनसोल्ड प्लस डब्ल्यूआईपी। नहीं होता है। तो उसमें भी तरीका वही है, पहले अंडर रिकवरी आप निकाल लो ड्यू टू नॉर्मल रीजन, फिर इक्वलेंट यूनिट निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधा सप्लीमेंट्री रेट निकाल दो। और सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए अंडर रिकवरी ड्यू टू नॉर्मल रीजन डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, फिनिश गुड्स सोल्ड प्लस फिनिश गुड्स अनसोल्ड। वो रिकवरी रेट को आप नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और नंबर ऑफ यूनिट अनसोल्ड पे लगा के कॉस्ट ऑफ सेल और फिनिश गुड्स स्टॉक की वैल्यू एडजस्ट कर सकते हो, डब्ल्यूआईपी कंसीडर नहीं होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड का अंडर रिकवरी और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अंडर रिकवरी, दोनों में डिफरेंस यही है कि फैक्ट्री ओवरहेड डब्ल्यूआईपी पे भी चार्ज होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डब्ल्यूआईपी पे चार्ज नहीं होता है। और अब सोचो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अंडर रिकवर है, तो उस पर रिकवरी रेट निकालने की जरूरत ही नहीं। अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अंडर रिकवर रह जाए तो उस पर क्यों क्यों रिकवरी रेट निकालेंगे, क्या करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अंडर रिकवर रह गया तो सीधा कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर दो ना उसको। कॉस्ट ऑफ सेल से क्या होगा, पीएनएल में ही तो जाएगा वो। तो उतना बंद करोगे तो कुछ होगा नहीं। सुना क्या? और ओवर रिकवरी के केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, कॉस्ट बढ़ाते हैं कम करते हैं। रीजन, पहले ज्यादा चार्ज किया, कम कर दो। ये ओवरऑल जो है ना, ये ओवरहेड वन है, मतलब ये ओवरहेड वन होता है, फिर वो मशीन आर रेट जो होता है वो अलग पार्ट होता है। तो इसमें सीधा फंडा होता है, पहले ओवरहेड अलोकेट कर दो, अलोकेशन कर लो, अपोर्शनमेंट कर लो, फिर सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को रीअपोर्शनमेंट कर लो, तो उससे आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजटेड ओवरहेड मिल जाएगा। फिर आप उस डिपार्टमेंट की जो बजटेड एक्टिविटी लेवल है उससे डिवाइड करके आप रिकवरी रेट निकाल लो। वो पर यूनिट हो सकती है, पर लेबर आर, पर मशीन आर, या एज ए परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट हो सकता है। ओवरहेड्स की रिकवरी रेट निकालने के भी दो ऑप्शन है, या तो मल्टीपल या ब्लैंकेट रेट। मल्टीपल मतलब जितने डिपार्टमेंट है सबकी रिकवरी रेट अलग अलग, और ब्लैंकेट मतलब जितने डिपार्टमेंट है उन सबकी एक ही। तो उसमें क्या होता है, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल एक्टिविटी लेवल आता है। फिर आप उसके बेस पे उस डिपार्टमेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है आप उस पर ओवरहेड चार्ज करके उसकी कॉस्ट शीट बना सकते हो। फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड हम आके देख लेते हैं कि जो मेथड हम लोग रिकवरी का फॉलो कर रहे हैं, तो ईयर एंड पे जाके देख लेते हैं कि कितना रिकवर एक्चुअल में हुआ है, उसको एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर करते हैं, तो अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी पता चलता है। फिर आप एनालिसिस कर लो, क्या एनालिसिस करना है कि वो जो अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी हुई है वो एबनॉर्मल रीजंस की वजह से या नॉर्मल रीजंस की वजह से। जो एबनॉर्मल रीजंस की वजह से वो पीएनएल में डाल दो, जो नॉर्मल रीजंस की वजह से उस पर सप्लीमेंट्री रेट अप्लाई कर दो। सप्लीमेंट्री रेट अगर क्वेश्चन आता है, वो फिक्स पैटर्न है सप्लीमेंट्री रेट मेथड का। नॉर्मल आप निकाल लो, अंडर रिकवरी ड्यू टू नॉर्मल रीजन, इक्वलेंट यूनिट्स निकाल लो, अगर डब्ल्यूआईपी है तो सप्लीमेंट्री रेट पर यूनिट निकाल के आप अपना कॉस्ट ऑफ सेल, फिनिश्ड गुड स्टॉक, डब्ल्यूआईपी स्टॉक को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये यही होता है ओवरहेड का। समझ में आया? बाकी तो क्वेश्चन से पता चलता है क्या, समझे क्या?